हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोगों के एग्जाम की तैयारी और अच्छे तरीके से चल ही रही होंगी। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ललित नारायण मित्तल यूनिवर्सिटी बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 हिंदी सब्सिडरी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये देखिए, हिंदी सब्सिडरी का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पिछले वीडियो में जो हिंदी सब्सिडरी का पहला वीडियो है वे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप लोग चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं हिंदी सब्सिडी के, वो सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी के रचयिता कौन है। नंदा देवी जो है, इनके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है अज्ञे जी। और आपसे अगर पूछ दे एग्जाम में कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे। ठीक है, नंदा देवी के रचयिता अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना पूंजीवादी समाज के प्रति किससे प्रभावित है? ये किससे प्रभावित है? तो ये जो है मार्क्सवाद से प्रभावित है। क्वेश्चन करा था कि गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचना है पूंजीवादी समाज के प्रति, अब क्वेश्चन अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पूंजीवादी समाज के प्रति ये किसकी रचना है, तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अब ये किससे प्रभावित है? तो ये मार्क्सवाद से प्रभावित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इतने प्राण इतने हाथ इतनी वृद्धि किस कविता की पंक्ति है? ये जो पंक्ति है ये किस कविता की पंक्ति है? तो कि इतने प्राण इतने हाथ इतनी वृद्धि, ये किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है कि पूंजीवादी समाज के प्रति कविता की पंक्ति है। ये किस कविता से लिया गया था? तो पूंजीवादी समाज की प्रति से कविता से लिया गया था। और पूंजीवादी समाज के प्रति इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक फटे हाल क्लफ कालर टांगों में अकड़ भरता है, पंक्ति किस कविता का है? ये जो पंक्ति है कि एक फटे हाल क्लफ कालर टांगों में अकड़ भरता है, ये पंक्ति किस कविता का है? तो ये जो पंक्ति है ये किस्सा जनतंत्र कविता का है। किस्सा जनतंत्र कविता से ये पंक्ति लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें पाने की अदम आकांक्षा के रचयिता कौन है? तुम्हें पाने की अदम आकांक्षा, इसके रचयिता कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसके रचयिता है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है ये तुम्हें पाने की अदम आकांक्षा के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजन्मे सूक्ष्म के अति पास अपनी मृत्यु से आगे किस कविता की पंक्ति है? ये जो है ये किस कविता की पंक्ति है कि अजन्मे सूक्ष्म के अति पास, यानी कि अजन्मे जो कि जन्म नहीं लिया है उसके सूक्ष्म के अति पास अपने मृत्यु से आगे, यह किस कविता की पंक्ति है? तो सासी डेने कविता की ये पंक्ति है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सासी डेने किनकी रचना है? सासी डेने जो है ये किनकी रचना है? इसके लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण। सासी डेने के लेखक कौन है या फिर ये रचना किनकी है? तो कुंवर नारायण की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी है? चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी है। तो गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ज्वल जन की ज्वाल होकर एक पंक्ति किस कविता की है? ये जो पंक्ति है कि मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर, ये जो लिया गया ये किस कविता की पंक्ति से लिया गया है? तो पूंजीवादी समाज के प्रति कविता से लिया गया ये लाइन कि मेरी ज्वाल जन की ज्वाल होकर एक पंक्ति, ये लिया गया पूंजीवादी समाज के प्रति कविता से। अगला क्वेश्चन, कौन कवि स्वीकार करता है कि वह गीत बेचता है? कौन कवि है जो कि स्वीकार कर लेता है कि वह गीत बेचता है? ये भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो स्वीकार कर लेते हैं कि वो कविता को बेचते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस कवि के ऊपर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा था? वो कौन कवि है? चार ऑप्शन में से उसमें से बताना है कि उनके ऊपर ना मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा था। तो नागा अर्जुन के ऊपर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था, तो नागार्जुन का जन्म हुआ था दरभंगा में। दरभंगा तो आपको याद ही रहेगा, आपका यूनिवर्सिटी है दरभंगा में, तो दरभंगा में हुआ था। अगर आपसे पूछते कि दरभंगा में कहाँ पे हुआ था, तो दरभंगा में तरौनी जगह है, वहाँ पे हुआ था नागार्जुन का जन्म, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस कविता में पर्वतीय गांवों का चित्रण किया गया? किस कविता में, क्वेश्चन है कि किस कविता में पर्वतीय गांवों का चित्रण किया गया है? तो नंदा देवी कविता में पर्वतीय गांवों का चित्रण किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाटककार जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? नाटककार जयशंकर प्रसाद जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो वाराणसी में उनका जन्म हुआ था, वाराणसी के काशी में। याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? या अगर जयशंकर प्रसाद
प्रसाद क्वेश्चन में नहीं हो, ऐसे भी रह सकता है। अधिकतर क्वेश्चन में देखिएगा ऐसे रहेगा कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उससे आपको याद रखना है कि प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो वाराणसी काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटककार जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। अभी देखें कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के काशी में हुआ था। अब जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ कब था, किस ईस्वी में हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, तो 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी। अभी देख लिए जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, उसके बाद देखिए कि जयशंकर प्रसाद जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। अब पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु कब हुई थी, तो 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रसाद जी की प्रारंभिक उपनाम क्या था। प्रसाद जी का यानी जयशंकर प्रसाद जो है उनका प्रारंभिक यानी कि शुरुआती नाम उनका क्या था, उनका शुरुआती नाम था कलांधर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, कलांधर जो था ये प्रसाद जी का शुरुआती नाम था। अगला क्वेश्चन कि प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी है, तो ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है ये प्रसाद जी की अंतिम नाट्य कृति है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन काल था। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो तो इसका प्रकाशन कब किया गया था, पहले तो याद रखना है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक है वो कौन है, तो उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। और ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो 1933 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में देश काल युग का चित्रण किया गया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में ना किस युग का चित्रण किया गया है, तो गुप्तकालीन युग का। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है जिसके कि लेखक है जयशंकर प्रसाद, उसमें गुप्तकालीन युग का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु का संबंध किस वंश से है। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इस कथा वस्तु जो है इसका संबंध किस वंश से है, तो गुप्त वंश के सम्राट रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी से। याद रखिएगा ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, पहले तो आप याद रखिएगा कि ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी जो है ये क्या है, तो एक नाटक है। ठीक है, और ये जो ध्रुव स्वामिनी है ये किस वंश से संबंधित है, तो गुप्त वंश के सम्राट रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी जो है ये कैसा नाटक है। ध्रुव स्वामिनी जो है ये किस तरह का नाटक है, तो ये जो है ये ऐतिहासिक नाटक भी है और काल्पनिक नाटक भी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका ए और बी दोनों। देखिए ध्रुव स्वामिनी किस तरह का नाटक है, तो ऐतिहासिक और काल्पनिक दोनों तरह का नाटक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या है। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है नारी मुक्ति। नारी मुक्ति जो है ये ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य है। अब आप देख रहे होंगे कि अधिकतर ध्रुव स्वामिनी से ही आपका क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए आपका जो हिंदी है तो आप लोग तो हिंदी का किताब अधिकतर 99% बच्चे आप लोग होंगे वो हिंदी का बुक तो पढ़े नहीं होंगे, आप लोग गेस्ट पेपर ही पढ़े होंगे। तो गेस्ट पेपर में क्या दिया होता है, सिर्फ क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है ना, आप अगर बुक पढ़िएगा पार्ट 2 का आपका सिलेबस में है कि ध्रुव स्वामिनी चैप्टर। अब ध्रुव स्वामिनी जो है ना वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। अब ध्रुव स्वामिनी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब भी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, सिर्फ ध्रुव स्वामिनी चैप्टर से आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छे से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन ऐड कर दें। इसलिए अच्छे से ध्रुव स्वामिनी वाला जो है चैप्टर इसको अच्छे से कंप्लीट कर ही लीजिए। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को करके जाइए और देखिएगा कि आपके एग्जाम में ध्रुव स्वामिनी चैप्टर से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लोग नॉर्मल ले तो फिक्स ही है कि 10 से 12 नंबर के तो आएंगे ही। ठीक है, और ये आप देख भी सकते हैं पिछले साल का क्वेश्चन देखिएगा तो देखिएगा ध्रुव स्वामिनी से ही चैप्टर से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो नारी की मुक्ति, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक में समसामयिकता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में समसामयिकता क्या है, इसमें समसामयिकता क्या है, तो इसमें समसामयिकता है वर्तमान में भी उपस्थित है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में समसामयिकता जो है ये वर्तमान में भी उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंकों की संख्या है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में अंकों की संख्या कितनी है, तो इसमें अंकों की संख्या है टोटल 3, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की एक नारी पात्रा है। देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसमें एक और एक नारी पात्रा कौन है, तो मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है ये ध्रुव स्वामिनी नाटक में एक और एक नारी पात्र है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और देखिए ये जो हिंदी सब्सिडी का भी बता रहे हैं ये वीडियो नंबर 2 दूसरा है। ठीक है, अभी टोटल हिंदी सब्सिडी के 5 वीडियो आएंगे। अगर आप ये पाँचों अच्छे से कर लेते हैं तो आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन आपके हिंदी सिलेबस से बन सकते थे वो सभी बता देंगे। ठीक है, इस 5 वीडियो में
अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद एग्जाम में जाइएगा, जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन आपसे जरूर बनी जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग ये पाँचों वीडियो देख लेते हैं तो ये वीडियो नंबर दूसरा है, इसके बाद और भी 3 वीडियो आएंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की सर्वश्रेष्ठ पात्रा कौन है। सर्वश्रेष्ठ मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा। अब ध्रुव स्वामिनी क्या है, तो नाटक है। अब नाटक जो होता है उसमें कितने बहुत सारे पात्र होते हैं। अब कोई जितने पात्र होता है वो कोई अच्छा होता है, कोई खराब होता है, उसी तरह से पूछ रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसमें सब सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा पात्र कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी खुद जो है ध्रुव स्वामिनी नाटक के सबसे अच्छी पात्रा है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी कौन ली, यानी क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी कौन थी। यहाँ पर ली नहीं है, कौन थी होगा, ठीक है, ली के जगह थी कर लीजिएगा। कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जो था ना उसमें ध्रुव स्वामिनी जो थी वो कौन थी, तो वो जो थी लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, याद रखिएगा। और ये वाला क्वेश्चन देखिएगा पिछले साल आ चुका है, ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन पिछले साल भी आया था। वैसे तो जितना क्वेश्चन बता रहे सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वैसे बता देते हैं, ये क्वेश्चन याद आ गया था, ये क्वेश्चन तो पिछले साल भी आ चुका है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी कौन थी, तो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का संबंध क्या था। वो जो नाटक है, देखिए आप लोग नाटक पढ़े तो नहीं पढ़े होंगे ना, तो जितना क्वेश्चन बता रहे इतना क्वेश्चन कर लीजिए, बस नहीं भी पढ़ेंगे चलेगा। क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का संबंध कैसा था, तो ये दोनों पति पत्नी थे, ठीक है, पति पत्नी का संबंध था ध्रुव स्वामिनी और ध्रुव स्वामिनी के रामगुप्त का संबंध जो था वो क्या था, पति पत्नी का संबंध था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र है, देखिए उसका चरित्र कैसा था, तो उसका चरित्र था वो आरंभ में यानी कि शुरुआत में भावुक था लेकिन बाद में बौद्धिक था, ठीक है। उसका चरित्र कैसा था, देखिए क्वेश्चन था कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र कैसा था, ठीक है, उसका चरित्र किस तरह का था, तो आरंभ यानी कि शुरुआत में जो नाटक का शुरुआत होता है उसमें उसका चरित्र भावुक होता है लेकिन बाद में बौद्धिक उसका चरित्र हो जाता है ध्रुव स्वामिनी का। अगला क्वेश्चन है कि कोमा किसकी प्रेमिका है, कोमा किसकी प्रेमिका है। अब ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग नाटक पढ़े नहीं हैं, वैसे तो बहुत ही आप में से 90 से % बच्चे ऐसे होंगे, 90% बच्चे जो कि ये नाटक पढ़े नहीं होंगे। कुछ बच्चे हो सकते जो कि पढ़ भी लिए होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो चिंता नहीं कीजिए, जो भी क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के सभी क्वेश्चन अभी आपको बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि कोमा किसकी प्रेमिका है, कोमा जो थी वो ध्रुव स्वामिनी में वो किसकी प्रेमिका थी। अभी आप लोग पढ़े रहते तो बता देते कि वो शंकर राज की प्रेमिका थी। कोमा किसकी प्रेमिका थी, ध्रुव स्वामिनी में, तो शंकर राज की प्रेमिका थी। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन थी। अब उसमें मंदाकिनी कौन थी, तो मंदाकिनी जो थी वो चंद्रगुप्त की बहन थी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में मंदाकिनी कौन थी, तो चंद्रगुप्त की बहन थी। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि किस रूप में है। जयशंकर प्रसाद जो है उनकी प्रसिद्धि किस रूप में की गई है, तो नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद को प्रसिद्धि मिली है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि जयशंकर प्रसाद को प्रसिद्धि किस रूप में मिली थी, नाटककार के रूप में कि कवि के रूप में। देखिए जयशंकर प्रसाद है वो नाटककार भी थे, वो कवि भी थे, ठीक है, वो लेकिन जयशंकर प्रसाद को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किस रूप में मिली थी, तो नाटककार के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी प्रसाद जी की नाटक है, तो ध्रुव स्वामिनी जो है ना ये प्रसाद जी की किस तरह की नाटक है, तो अंतिम नाटक है। ध्रुव स्वामिनी जो है ये प्रसाद जी का अंतिम नाटक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है उसका नायक कौन है, ठीक है, उसका नायक कौन है, तो उसका नायक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक है। अगला क्वेश्चन ध्रुव स्वामिनी किसकी विवाहित पत्नी है। ध्रुव स्वामिनी जो है ये किसकी विवाहिता पत्नी है, किसकी पत्नी है, तो रामगुप्त का। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन एक आया था कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का क्या संबंध है, तो देखे थे ना कि वो दोनों पति पत्नी है। अब देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमा के दे दिया है कि ध्रुव स्वामिनी किसकी विवाहित पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, तो रामगुप्त की पत्नी थी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में मोक्ष किसको मिलता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो था उसमें मोक्ष किसको मिलता है, तो रामगुप्त को। ध्रुव स्वामिनी नाटक में मोक्ष किसको मिलता है, तो रामगुप्त को मोक्ष मिलता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे गया, ध्रुव स्वामिनी नाटक में मोक्ष किसको मिलता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में किसको मोक्ष मिलता है, तो आप लोग किसी को नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे याद रखने के लिए आपको बता देते हैं कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में मोक्ष किसको मिलता है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में मोक्ष मिलता है रामगुप्त को, ठीक है। और चलिए ऑप्शन दे हो जाएगा इसका, वैसे डी किसी को नहीं, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या आ गया कि ध्रुव स्वामिनी में किसको मोक्ष मिलती है, तो रामगुप्त को भी आपको बताए थे, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से मोक्ष देने का निर्णय कौन करता है। ये निर्णय करता है
पुरोहित। पुरोहित जो होता है ये ध्रुव स्वामिनी नाटक में ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से मोक्ष देने का निर्णय करता है। अगला क्वेश्चन, आमत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आमत्य जो शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो आमत्य का मतलब होता है मंत्री। समझ गए ना, आमत्य मतलब मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कलीब शब्द का अर्थ क्या होता है? कलीब, कलीब जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? नपुंसक होता है। कलीब मतलब नपुंसक। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सेकेंड, ध्रुव स्वामिनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव स्वामिनी किस कुल की वधु है? ध्रुव स्वामिनी जो थी ये किस कुल की वधु थी? ये जो किस कुल की वधु थी, किस कुल से थी ध्रुव स्वामिनी? तो ये गुप्त कुल से थी, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका ए, गुप्त कुल से ध्रुव स्वामिनी थी। अगला क्वेश्चन है, कोमा किससे प्यार करती थी? कोमा जो थी ये किससे प्यार करती थी? तो कोमा जो थी ये शंकर राज से प्यार करती थी। याद रखिएगा, कोमा किससे प्यार करती थी? तो शंकर राज से प्यार करती थी। और पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे कि कोमा किसकी प्रेम का थी, तो बताए थे ना कि शंकर राज की प्रेम का थी। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया है कि कोमा किससे प्यार करती थी? तो शंकर राज से प्यार करती थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि कोमा कौन है? 4 ऑप्शन में से बताना है कि अब कोमा कौन है। कोमा कौन है? तो वो जो है शंकराज की प्रेमिका भी है और आचार्य महिर देव की पालिता पुत्री भी है। याद रखिएगा, कोमा कौन थी? तो शंकराज की प्रेमिका भी थी और आचार्य महिर देव की पालती पुत्री भी थी। यानी ऑप्शन जो है इसका ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में स्त्री का वेश कौन धारण करता है? ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसमें स्त्री का वेश कौन धारण करता है? तो चंद्रगुप्त जो था ये ध्रुव स्वामिनी नाटक में स्त्री का वेश धारण करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी किसके साथ शंकर राज के पास जाती है? ध्रुव स्वामिनी जो है ये किसके साथ शंकर राज के पास जाती है? किसके साथ जाती है? तो चंद्रगुप्त के साथ। ध्रुव स्वामिनी जो है ये शंकर राज के पास चंद्रगुप्त के साथ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त किसके समान लगता है? स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त जो था, स्त्री का वेश जब चंद्रगुप्त धारण कर लिया था तो किसके समान लगता था? तो ध्रुव स्वामिनी के समान लगता था। स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त जो था ये किसके समान लगता था? तो ध्रुव स्वामिनी के समान लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेघ शकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी वृद्धि तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। किसका कथन है? क्वेश्चन है कि मेघ शकुल आकाश जिस तरह का भविष्य घिरा हो उसकी वृद्धि तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। अब ये कथन किसका है? समझ गए, ये कथन है शिखर स्वामी का ये कहना है या फिर कथन है। अगला क्वेश्चन कि सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। किसकी उगती है? क्वेश्चन है कि सच है जब वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। ये किसकी उगती है, यानी कि किसका कहना है? ये किसका कहना है? तो मंदाकिनी का ये कहना है, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका ए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। किसका कथन है? कि सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय, यहाँ पर होगा हृदय, ठीक है ना, अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। ये कथन किसका है? ये कहनाम किसका है? तो रामगुप्त का ये कथन है, ठीक है। ऑप्शन जो है इसका बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि मैं उपहार देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन है कि मैं उपहार देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये ध्रुव स्वामिनी का कथन है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसी के साथ ही वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हिंदी सब्सिडी का और भी क्वेश्चन जैसे ही आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।